बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पाकिस्तान की 75 साला तारीख के अंदर किसान हमेशा बदहाली का शिकार रहा। उसके लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं बन सकी। माजी की हुकूमत के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से किसान को उसकी फसल का बेहतरीन रेट मिला। मौजूदा हुकूमत को कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको बरकरार रखने की ज़रूरत है, जिनको पर काम करने की ज़रूरत है। डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली का टैरिफ बढ़ चुका है, सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होने की ज़रूरत है, किसान को खाद नहीं मिल रही, उनके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है, उसकी फरावानी जो है वो मुमकिन बनाने की ज़रूरत है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और हुकूमत के सामने जो बजट के अंदर जो मुमकिन तौर पर किसान को रिलीफ मिल सकता है उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हम जो भारत के अंदर बीजेपी के जो रहनुमा हैं उन्होंने जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की है, आज उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि बीजेपी का ये जो किरदार है, जो हिंदुत्व नज़रियात हैं, वो खित्ते के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए कितने खौफनाक हैं और वो कितना ख़तरे का बायस है इस तमाम खित्ते के लिए। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब सैयद महमूद बुखारी साहब का। आप चेयरमैन है किसान फाउंडेशन के, उन्होंने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी हैं ज़राअत के ऊपर। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर मुझे प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज़ अहमद साहब ज्वाइन करेंगे जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। सर मैं सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि किसानों के बेशुमार मसाइल हैं सर। खाद आपके दौर में भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही। अब तो ये हुआ कि खाद को लेकर के कंपनियों ने सप्लाई भी बंद कर दी जो कल से खुली है। ये किसान को हर दौर के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है और इस दौर के अंदर भी किसान जो है वो बदहाल है। अभी आपकी हुकूमत के आफ्टर शॉक्स मौजूद हैं सर। किसान अभी भी आपकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के समराज से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। नहीं देखें, इसमें आप पहले ये जो आपका क्लेम है कि हमारी पॉलिसी जो है उसमें कोई चीज़, कोई गैप, कोई मेजर, कोई आप कह रहे सेटबैक किसान को नहीं। हमारे दौर में किसान की 2600 2,600 अरब रुपए इनकम बढ़ी थी जी। ये इनकम उसकी हमारे जो 3.5 साल में बढ़ी, ये इनकम उसकी पिछले 15 साल में भी नहीं बढ़ी थी जी। 2600 अरब रुपया स्पेशली 2021 और 2022 में उसकी इनकम बढ़ी। उसकी वजह ये थी कि हमारे आने से पहले पाकिस्तान का जो किसान है उसकी ज़राअत में उसकी जो नंबर है वो कुछ 37% है और उसका जीडीपी में शेयर 19% है जी। यानी कि एवरेज किसान की जो इनकम है वो आधी है आम आदमी से। ठीक। तो हमारे यहाँ एक मिसपरसेप्शन थी कि किसान जो है ये बड़ा जमींदार होता है, जागीरदार होता है, ये वडेरा होता है, वगैरह वगैरह, जालिम होता है, ये बड़ा अमीर होता है और ये टैक्स नहीं देता। इस तरह की मिसपरसेप्शन थी जी। पाकिस्तान में सिर्फ 26,000 किसान ऐसे आउट ऑफ 83 लाख जी। 83 लाख में से 8.3 मिलियन लोगों में से सिर्फ 26,000 किसान ऐसे हैं जिनकी 100 एकड़ से जमीन ज्यादा है। ठीक। सो उन 26,000 लोगों को देख के उनका नाम लेके तो बाकी जो आपका लें कि 82 लाख और आपका लें कि 74,000 किसानों के साथ ज्यादती होना वो बड़ी अजीब सी बात थी। ठीक। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं या आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, ये कभी भी किसान को किसान फ्रेंडली हुकूमत इनकी कभी भी नहीं रही। अच्छा। ये पीछे इनकी आप कह लें कि सूबाई हुकूमतें 6 रह गई हैं और फेडरल गवर्नमेंट से इनकी 3 रह गई हैं जी। ठीक है। तो 6 हुकूमतों में कभी भी ये किसान फ्रेंडली नहीं, इनके दौर में हमेशा किसान कमजोर हुआ है। ठीक। हमारे दौर में हमने आप कह लें किसान को खाद सब्सिडी दी तकरीबन 1768 रुपए, फिर डीएपी खाद पे हमने 1,500 रुपये उसको सब्सिडी दी और हमारे दौर में रेट उसका था तकरीबन कुछ 5 एंड पे जो था वो तकरीबन 6,000 रुपये 7,000 रुपये रेट था। पहले रेट उसका 3,000 3,500 रुपये रेट था। ठीक। अच्छा, फिर ये है कि उसका बिजली का उसको यूनिट सस्ता मिलता था, उसको डीजल वैसे मतलब हमारे यहाँ कीमत थोड़ी थी। बट सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी, हमने जो सपोर्ट किया उसको, वो रिसर्च में सपोर्ट किया, सीड में सपोर्ट किया और हमने उसकी जो प्रोड्यूस थी उसका रेट ठीक लिया। फिर यह है कि उसको हमने मशीनरी में बहुत बड़ा पैकेज दिया। फिर उसके लिए वाटर कंजर्वेशन जो थी जी, पानी का जो आप कह लें पानी कंजर्व करना जो था जी, वो हमने यू कैन से कि यहाँ पे था तकरीबन कुछ 13 मिलियन एकड़ पे।
ठीक। 13 मिलियन एकड़ फीट पे हम इसको लेके जा रहे थे, 25 मिलियन एकड़ फीट पे डबल मतलब स्टोरेज कर रहे थे। और वो प्रोसेस है, बहुत सारे डैम बन गए, बहुत सारे बन रहे हैं। वो काम हमने किया। फिर मशीनरी उसको सब्सिडी पे दी, पेस्टिसाइड सब्सिडी पे दी, हमने उसको व्हाइट फ्लाई का प्रोडक्ट सब्सिडी पे दिया, खाद्य सब्सिडी पे दी। आज किसान को तकरीबन 2700 रुपए 2800 रुपए की यूरिया खाद मिली और मिल नहीं रही। फिर उसके लिए इस वक्त जो उसका सोइंग सीजन है, सोइंग सीजन उसका है मकई का, सोइंग सीजन उसका मूंजी का, ये दोनों बड़ी फसलें हैं। लेकिन आज उसके पास डीजल जो बहुत महंगा हो गया, 200 आज को 235 रुपए या 235 रुपए हो गया है। फिर उसके लिए बिजली नहीं है देहातों में, नहरों में पानी नहीं है, और यू कैन से कि बाकी सारे इनपुट्स महंगे हो गए, ट्रैक्टर महंगे हो गए। आज वाकई डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से चीजें जो है वो फर्क पड़ी हैं। डीजल का रेट भी बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं महमूद बुखारी साहब के पास जाना चाहूंगा, मेरे साथ ही रहिएगा। महमूद बुखारी साहब, सर गुजारिश ये है कि क्या किसान का जो आप कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसकी कोई दाद रसी नहीं करता, माजी की हुकूमतों ने भी नहीं की, आपका मौक़िफ़ हमें सुनने को मिलता रहा कि आप इमरान खान साहब की हुकूमत से कदरे खुश थे कि खान साहब ने के दौर के अंदर चीज़ों के रेट आपको बेहतर मिले। अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं मौजूदा हुकूमत को बने हुए, अभी आपके मसाइल क्या हैं और क्या इन मसाइल का मलबा इस हुकूमत पर डाला जा सकता है या ये पिछली हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान। गुजारिश ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इस वक्त किसान बहुत परेशान है। किसान की जो पानी जो है नहरों में नहीं है, खाद यूरिया हमें नहीं मिल रही, और वो ब्लैक के ऊपर जो है वो भी अब मिलनी बंद हो गई है। और उसके बाद आप ये देखें कि बिजली है नहीं, कि अगर नहरों में पानी नहीं है तो उसका और क्या हल है कि हम ट्यूबवेल चला लें, वो ट्यूबवेल भी नहीं चलता। आप ये देखें कि उसके अलावा डीजल जो है वो एकदम से जो 60 रुपए महंगा होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जो एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था ना कि मुख्तियारिया हुण गल वध गई है, तो अब तो ये है कि बात बढ़ गई है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अब किसान को अगर ये रिलीफ नहीं देंगे, किसान मरेगा, तो दूसरे लफ्जों में जो है वो पाकिस्तान नुकसान उठाएगा। आपको हर चीज पहले भी आप बाहर से ले रहे हैं और आप उससे भी ज्यादा डॉलर खर्च करेंगे। और बुखारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा बुखारी साहब सवाल आपसे ये है कि आपके मौजूदा मसाइल की जिम्मेदार ये 2 माह की हुकूमत है या पिछले 3.5 साल की हुकूमत है? पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या उन्होंने बनाई नहीं थी? मार्केट रेट इसलिए आपको बेहतर मिलते रहे क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन मौजूद थी मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे? जी नहीं अरसलान, जो कोई अच्छा काम करे, मेरी आदत है, मैं एक किसान हूँ, मैंने वो बात करनी है जो मेरे किसानों के हक में बेहतर है। पिछली हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त के ऊपर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। मैं आपको ज़रा बता दूं कि पिछले दौरे हुकूमत, उससे जो पिछला दौरा हुकूमत था, उसके अंदर हमने बहुत आवाज़ उठाई, मगर सुनी नहीं गई कि गन्ने का रेट 6 साल 180 रुपए रहा, ठीक है, और उसके अलावा गंदम का रेट नहीं बढ़ा और बाकी अजनास का रेट नहीं बढ़ा। ये क्रेडिट बिल्कुल पिछली हुकूमत को मैं दूंगा कि उन्होंने गन्ने के अंदर 45 रुपए का इजाफा किया। अगर किसी की 1000 मन एवरेज आई है, किसी किसान की, उसका 45,000 रुपए बढ़ गया। और अगर जो गंदम है उसके अंदर 700 रुपए का इजाफा हुआ। अगर 40 मन भी मैं एवरेज लगाऊं तो 28,000 रुपए उसकी जेब में पड़ा। इसी तरह मकाई में, मूंजी, आप हैरान होंगे कि 1200-1300 से ऊपर हमसे कोई नहीं लेता था पिछले अदवार में, लेकिन इन 3 सालों के अंदर हमें फसलों के रेट अच्छे मिले और पॉलिसीज भी बनी। हम खुद बैठ के मीटिंग्स अटेंड करते थे। सर, फसलों के रेट आपको अच्छे मिले, पॉलिसीज बनी, मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा है कि फिर ऐसा क्या हो गया है 2 माह के अंदर? अभी तो आपसे मुतल्लिका कोई फैसले भी नहीं लिए गए, लेकिन खाद आपको नहीं मिल रही। खाद को ना मिलने की वजूहात क्या हो सकती हैं आपके नज़दीक?
आपकी फर्टिलाइजर कंपनीज अगर बंद हैं या वो सप्लाई नहीं कर पा रही, तो क्या इनका कसूर है या उनको गैस सप्लाई नहीं मिल पा रही, उसकी शॉर्टेज है, उस वजह से वो सप्लाई बंद है? वो रीजन बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, वो उसका तकाबुल आप इंटरनेशनल मार्केट से करेंगे, तब आप समझते हैं कि यार चूंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीजें जो है महंगी हुई हैं, अब आपके पास रीजंस क्या है सर? कैलकुलेट करके बताएं मुझे। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने जो बात कही कि आपका सवाल वहीं खड़ा है। मैं ये कहता हूं कि जो अब हुकूमत आई है, इसको 2 माह हुए हैं, और उस 2 माह के अंदर, अच्छा, ये जो यूरिया खाद की शॉर्टेज का मसला, ये पिछली जो हुकूमत के 2 महीने भी वो शॉर्टेज रही और किसान लाइनों में लगा और उसके लिए कोशिशें होती रही। हम भी इस्लामाबाद में जाके मीटिंग अटेंड करके अपनी तजावीज़ देते रहे और उन्होंने वो कोशिशें की पिछली हुकूमत ने, लेकिन चूंकि फिर वो हुकूमत खत्म हो गई और अब इन्होंने आके उस तरह से जिस तरह इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि ये इतना बड़ा बहरान जो है उसको हल करना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने आके गैस कुछ अरसे के लिए बंद की। जो फैक्ट्रीज वाले कहते हैं, जो मीटिंग्स के अंदर बात होती है कि उसकी वजह से जो है खाद कम बनी। आप ये देखें कि एक एक डाटा हमारे पास मौजूद है कि रबी की फसल कितनी होती है, खरीफ की कितनी होती है, हमें रबी में कितने करोड़ बैग चाहिए, हमें खरीफ में कितने करोड़ बैग चाहिए, और ये पता है कि इतनी शॉर्टेज ये कोई पहली दफा नहीं, और फिर उसको जो है वो हुकूमतें मैनेज करती है और बाहर से लेती हैं। दूसरी बात आपने कही कि इसकी एक और वजह भी है, और वो वजह है स्मगलिंग, के बाहर स्मगलिंग को रुकना चाहिए। सियासतदान है वो ऐलान कर देते हैं कि जी बाहर तो 11,000 रुपए रेट है, और वो जो स्मगलिंग है वो अरसलान ना आपने रोकनी है ना मैंने रोकनी है, वो हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ रहिएगा। मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर क्या एग्रीकल्चर की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है सर? इसका जीडीपी के अंदर 20% से ज़ायद शेयर है, तो क्या एमरजेंसी लगाकर इन मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है? आपने को माजी में मौका मिला, आपने कुछ काम भी किए, लेकिन अब अगर हुकूमत कहती है कि हमारे साथ बैठकर ग्रैंड डायलॉग करें और माशी मामलात को दुरुस्त करने के लिए वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपसे कहते हैं कि आप स्टेक होल्डर हैं, आप आएँ और हमारे साथ बैठकर बात करें, ग्रैंड डायलॉग को आपने मुस्तरद कर दिया है, तो ये किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है सर, ये भी बदहाल है। मुल्क के वसीतर मुफाद के अंदर इस ऑफर को क्यों कबूल नहीं कर पा रहे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आप कह लें कि ये जो ज़राअत, ये एक तो ये कि ये मतलब गुर्बत दूर करती है, जो गरीब तरीन तबका है उसको ये सपोर्ट करती है। दूसरा ये कि हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल 80% यहाँ से आता है, ज़राअत से आता है। और तीसरा ये कि यू कैन से ये खुराक फराहम करती है। सो फूड, फीड, फाइबर एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ये 4 काम ये करती है। लिहाजा इसकी रीढ़ की हड्डी होने में या इंडस्ट्री की के लिए रीढ़ की हड्डी होना या ओवरऑल हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उसको सपोर्ट करना, उस सारे का सारा काम इसी के जिम्मे है। मेन पहले एक्सपोर्ट भी इसी की है। दूसरा यह कि हमारे पास इस वक्त 22.5 करोड़ लोग हैं। 22.5 करोड़ माउथ को फिल करना, फीड करना, ये सिर्फ इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि ये आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। ये बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक बात अक्सर करता हूँ, मैं आपके चैनल के थ्रू भी करता हूँ कि कन्फ्यूशियस जो फिलासफर था चाइना का, जो सबसे उसी फिलासफी पे आज भी चाइना चलता है, उससे उसके शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद ये रियासत बनाने के लिए क्या चाहिए? तो उसने कहा एनफ आर्म्स चाहिए। उसने कहा एनफ फूड चाहिए। एंड तीसरी चीज उन्होंने कहा कि तीसरी चीज है कि ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड पॉपुलेशन। अच्छा, पीपल एंड गवर्नमेंट। अच्छा, सो उन्होंने कहा कि अगर तीनों पूरी ना हो, उसने देन ड्रॉप द आर्म्स, फिर असला छोड़ दें, फूड हो और ट्रस्ट हो। उन्होंने कहा देन दोनों भी, अगर दो भी ना हो तो फिर उन्होंने कहा ड्रॉप फूड।
सो ये फूड जो है इसकी इम्पोर्टेंस असले से बहुत ज्यादा है बिल्कुल रियासत के वजूद के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा जो सोशल नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी में बॉर्डर सिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो बात है कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि देखिए हमने परफॉर्म किया और परफॉर्म इस लेवल पे किया कि हमने 8 में से 7 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार ली। उसमें दाल की बात करें, आलू की बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें, मकई, चावल और गंदम, मकई, चावल, गंदम, चीनी, ये अच्छी साहब बदकिस्मती से आपके दौर में भी गंदम बाहर से मंगवाने की जरूरत पेश आई, चीनी भी बाहर से मंगवाने की जरूरत पेश आई, ईटेबल ऑयल जो है वो भी 85% हम बाहर से मंगवाते हैं, उसमें भी कोई हमें कमी बेशी देखने को नहीं मिली। ये तमाम काम हमें कॉटन बाहर से मंगवानी पड़ती है, तमाम काम सर आपके दौर में भी उस तरह से बेहतर नहीं हो सके? अच्छा सुन लेना सर, थोड़ा सा सब्र करना। मैं कह रहा हूँ कि हमने पैदा की 27.3 मिलियन टन जी, 27.3 मिलियन टन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पैदा नहीं हुई। और सेकंड जो हाईएस्ट क्रॉप हुई है वो इस साल हुई है 26.8 मिलियन टन। ठीक है, ये और हमने टोटल बाहर से इंपोर्ट की 19 लाख टन जी, 19 लाख टन हमने इंपोर्ट की और 28 लाख टन का हम स्टॉक छोड़ के हुकूमत से बाहर गए। 28 लाख टन का हम स्टॉक छोड़ के अगले सीजन में गए कि हमने अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा की, लेकिन हमारे से पहले स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं थे। हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए गंदम मंगवाई थी और इस बार की जो गंदम जो आनी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए आनी है, ना कि जरूरत के लिए हमने पैदा की है सर। इस साल भी 26.8 मिलियन टन है, ये हमारी जरूरत के लिए काफी है। ठीक है। सो आप कह लें कि हमने रिकॉर्ड पैदावार ली और बड़ी बड़ी तरक्की की। बट अगली जो बात आपने कहा ग्रैंड डायलॉग की, ग्रैंड डायलॉग एक रंगबाजी है। अच्छा, एक रंगबाजी है कि आपका काम है, आप गवर्नमेंट हैं, आप एक्शन लें, आप परफॉर्म करें, आप ज़राअत बेहतर करें, आप लोड शेडिंग कम करें, आप महंगाई कम करें, आप गरीब का भला करें, आप इंडस्ट्री को चलाएं, ये काम है आपका। आप शोषा छोड़ रहे हैं ग्रैंड डायलॉग का। एक बाप और सर आप काम भी नहीं कर रहे ना, आप एजिटेशन कैंपेन कर रहे हैं, आप मूवमेंट लेके चल रहे हैं, गुलामी नामंजूर का नारा लेकर चल रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं, तो काम भी नहीं करने दिया जा रहा और काम करने की जरूरत भी है। देखें हम ये कभी किसी भी दौर में, कभी किसी दौर में, कोई दौर दुनिया में किसी गवर्नमेंट का किसी मुल्क में प्रोटेस्ट फ्री नहीं होता। ये बात ही गलत है कि प्रोटेस्ट फ्री हुकूमत होती है। जमहूरियत प्रोटेस्ट फ्री नहीं होती, जमहूरियत में प्रोटेस्ट होता है। हमारे दौर में 5 लॉन्ग मार्च निकले, हमारे दौर में 5 लॉन्ग मार्च आए, हमने सारों को आने दिया, सारों को आप कह लें कि फैसिलिटेट किया, किसी को रोका नहीं है। ये बड़ी फजूल बात है कि जनाब वो प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई प्रोटेस्ट जो है ये पार्ट ऑफ जमहूरियत है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं पार्ट ऑफ जमहूरियत है, मुझे चूंकि बजट है और परफॉर्म करना है, बिल्कुल ठीक हो गया। है, ये भी पार्ट ऑफ जमहूरियत है। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ बजट से, होते हुए आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं बजट से मुतल्लिका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं बुखारी साहब के पास उससे पहले जानना चाहूंगा। बुखारी साहब बजट आ रहा है, बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से, आपके लिए क्या रिलीफ होना चाहिए? देखिए इरफान, इस वक्त जो है जो किसान की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को ये कहूँगा, और बल्कि मुझे इंतहाई हैरत हुई कि जो उन्होंने अपनी पहली स्पीच बतौर वज़ीर आज़म की और उस 20 मिनट के अंदर मुझे कहीं भी लफ्ज़ ज़राअत और किसान मुझे सुनाई नहीं दिया। हो सकता है मैं कोई भूल रहा हूँ, अगर मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद करा दीजिएगा। गुजारिश ये है कि जब तक ये ज़राअत को नहीं उठाएंगे, हमने पिछली हुकूमत को भी कहा, हमने इमरान खान साहब से मुलाकात के वक्त कहा। सर मेरे पास वक्त कम है, मुझे वन लाइनर बताइएगा कि आप क्या चाह रहे हैं? बिजली का टैरिफ कम हो, डीजल की कीमत कम हो, जो है वो कमी करनी चाहिए किसानों के लिए। डीजल कार्ड जो है वो इशू करें, डाटा इनके पास मौजूद है फिलफौर, और पानी की कमी के लिए ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाए और शॉर्ट टर्म भी उसमें जो सोलर एनर्जी है वो किसान के लिए दें, और उसका बिल जिस तरह मुआवजा का बिल लिया जाता है उस तरह से लें। उसके अंदर जो टैक्सेस खत्म कर दें, टैक्स फ्री कर दें जो सोलर प्लेट्स है, और उनको जिस तरह पहले वो कंपनी के थ्रू दिया जाता था जो कि गलत था उस वक्त। ठीक हो गया। सर एक सवाल सर एक आखिरी सवाल आपसे, माजी की हुकूमत की कौन सी बेहतर और अच्छी पॉलिसी है जो मौजूदा हुकूमत को कंटिन्यू रखनी चाहिए आपसे मुताल्लिक? देखिए सर, माजी की हुकूमत में हमें रेट अच्छे मिले, हमें अब रेट अच्छे मिलने चाहिए।
अब जिस तरह से ये अखराजात है, मैं कहता हूँ गन्ने का जो रेट वो 500 रुपए मन होना चाहिए गन्ने का रेट। इसी तरह जो गंदम है उसके रेट में जो है इजाफा होना चाहिए। जो कॉटन का रेट है वो चाहे अब आलमी मंडी की वजह से। बिल्कुल ठीक है, मैं चीमा साहब के पास लास्ट में जाना चाहूंगा। चीमा साहब, सर आप क्या समझते हैं, आप तजावीज़ अगर दें हुकूमत को किसानों से मुतल्लिक, क्योंकि आपने इस पोर्टफोलियो में काम भी किया है सर, आप एक्सपर्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के मफाद के लिए, किसान की बेहतरी के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो बजट के अंदर आने चाहिए और हुकूमत को लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए? इससे कतई नज़र कि हम सियासत में भले इख्तलाफात हैं लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर। मैं सर आता हूँ आपके पास, चीमा साहब के लिए सवाल है ये। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत किसान को अपनी आवाम समझे, उसके साथ होस्टाइल बिहेवियर ना हो। ये बैठ के तो जो पॉसिबल है कंसिडरेट होकर उसके साथ उसको सपोर्ट करें। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट रिसर्च में पैसे लगाए और फार्मर कंजर्वेशन में पैसे लगाए। और तीसरा ये कि जो आप कह लें कि इनपुट ज़्यादा महंगे हो गए हैं वहाँ पे सब्सिडी दे दे। जो हमने किसान कार्ड का एक शुरू किया था और काफ़ी सारे किसान कार्ड बन गए थे, उससे जो सब्सिडी है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुँच गया। उस किसान कार्ड को आगे लेके चले गवर्नमेंट। सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर हम प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज अहमद साहब से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज अहमद साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। सर इंडिया के अंदर हमेशा से ये होता आया है कि मुसलमानों के साथ ना सिर्फ उनके जज्बात को मजरूह किया जाता है बल्कि उनको भारतीय जुल्म और जबर का जो है वो निशाना भी बनाया जाता रहा है। ना सिर्फ भारत के मुसलमान इस बीजेपी के तशद्दुद का सामना कर रहे हैं बल्कि कश्मीर के अंदर भी ये तमाम मामलात हो रहे हैं। और अब आकर आज़ादी इजहार राय की आड़ के अंदर उन्होंने सारे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। सर ये कितना कंडेमेबल है? इंतहाई ये मजम्मत वाली बात है और कोई भी ज़िशोर शख्स जो है वो इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये यकीनन बहुत काबिल मजम्मत है। सवाल ये पैदा होता है अरसलान साहब कि मुसलमान कब तक सिर्फ मजम्मत करते रहेंगे? क्या मुसलमानों ने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में आज उनको जिस हजीमत का सामना करना पड़ता है, वो चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो या किसी दूसरे हवाले से, तो उसकी क्या वजह है कि मगरब जब मर्जी उठता है या इंडिया जैसे मुल्क या इजराइल जैसे मुल्क जब मर्जी मुसलमानों का दिल दुखाने में जो है वो पेश होते हैं और वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। असल में मुसलमानों ने पिछले 500 सालों में इल्म की दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो जब आप इल्मी दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, मुआशी सियासी नजरियाती तौर पर दुनिया में कमजोर हो जाएंगे। तो इब्ने खुल्दून का मुकदमा उठा के देखें, उसमें इब्ने खुल्दून ने यही कहा है कि जब कोई रियासत मुआशी सियासी या नजरियाती एतबार से कमजोर हो जाती है तो उससे जो ताकतवर, जिसे वो सेंस ऑफ असबिया कहता है, कि ऐसी रियासत जिसमें सेंस ऑफ इंटीग्रेशन ज्यादा होगी, सियासी मुआशी और नजरियाती तौर पर ज्यादा मजबूत होगी, वो उस पर छा जाएगी। असल में मसला ये है इस वक्त कि मुस्लिम वर्ल्ड पूरी तरह से सियासी, मुआशी और नजरियाती एतबार से दब चुका है। इसको पूरी दुनिया जो है वो जो अब जब चाहे मुस्लिम दुनिया की बेइज्जती करने पर पेश रहती है। तो हमें अपने किरदार को झांकना है। आज क्या मुसलमानों के जो सरबराह है, यानी हमारे जो मुल्ला है, जो हमारे आलम है, क्या वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? या एक मुसलमान जाती तौर पर, इनफरादी तौर पे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? आप मुझे बताएं कि कोई हम में से, मैं अपने आप को और आपको शामिल करके ये बात कह रहा हूँ कि क्या हम रोज सुन्नत रसूल जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते? हमारे पैदा होने से लेके हमारे शादी ब्याह तक के जितने लवाजमात हैं, किसी एक का ताल्लुक सवाए निकाह के और नमाज जनाजा के कोई एक अमल ऐसा नहीं है जो जिसमें हिंदुआना जो रस्म और रिवाज शामिल ना हो। तो हम कैसे अपने आप को आशिक रसूल कह सकते हैं? सर रोज इंडियन फिल्मों के बगैर रह नहीं सकते। आज
इंडियन फिल्में अगर बंद हुई हैं तो कितना आपको सुनना पड़ता है हर किसी से कि जी पता नहीं इन्होंने क्यों इंडियन फिल्में बंद कर दी हैं, आनी चाहिए, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह। मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का है कि मुसलमानों को पहले हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार पे नजर डालनी चाहिए कि क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमने अपनी जिंदगियों को रखा सर है या नहीं। सर मुसलमानों का मसला ये भी है कि क्यों है सर मुसलमानों का क्या मसला ये भी है कि इन्होंने अपने आप को अपने अपने मुल्क की सरहदों तक महदूद कर लिया है, उम्मा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल चुके हैं, ना सिर्फ उम्मा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल चुके हैं बल्कि लीडरशिप का भी फुकदान है। सर बहुत अहम बात है ये, लीडरशिप का पूरी मुस्लिम उम्मा में बहुत फुकदान है। आप देखें मोहम्मद कजाफी के बाद कौन है लीबिया में, जानते हैं आप आजकल कौन सदर वहां पे? जी। क्या इराक में सद्दाम हुसैन के बाद महमूद अब्बास को चले आप अखबार में पढ़ पढ़ के पता चला, क्या उसके बाद कोई बताए आपको कोई लीडर नजर आता है? आपको पाकिस्तान में सर अमेरिका के कठपुतली हैं वहां अगर पर। आज इमरान खान है फर्ज करें, तो क्या इमरान खान के बाद मुझे बताएं क्या है आपके पास? बात यह है कि आपके मुस्लिम वर्ल्ड ने, यानी मुसलमानों नहीं मैं कह रहा हूं, लीडरशिप को पैदा करने की बजाय अपने तक जो कोई भी लीडर था, चाहे वो यासर अरफात के बाद देखें इजराइल में क्या नजर आता है आपको आज? कुछ इजराइल ही की सिर्फ मिसाल ले लें तो मुसलमान ममालिक एक तरफ उनसे रिलेशन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ उनका दोहरा मेयार है कि वो फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर गए हैं। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो तिजारत बंद कर दे, जो यकसू होकर एक फैसला कर सके। ओआईसी के प्लेटफॉर्म से भी फैसले नहीं हो पा रहे। सर 21वीं सदी में आप दुनिया से अलग रह के नहीं रह सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हुकूमत में क्या यहूदियों से मुआहदे नहीं किए? जब वो समझते थे कि इस अमर की जरूरत है कि हमें यहूदियों से मुआहदे करना मुसलमानों के मफादात में है, तो वो करते थे। तो ये बात कहना कि आज मुस्लिम उम्मा बाउंड्रीज जो है उनसे बाहर नहीं निकले, क्यों मुआहदे कर रहे हैं हमारे कुछ ममालिक मुस्लिम वर्ल्ड के? भाई ये 21वीं सदी है, अपने कौमी मफादात की खातिर आपको उनसे राब्ता रखना पड़ेगा। सर आखिर के अंदर मैं चाहूंगा कि आप बीजेपी का जो किरदार है सर ओवरऑल वो खित्ते के लिए कितना नुकसानदेह है? सर उसके इम्पैक्ट मुसलमान भारत के अंदर जो मुसलमान बसते हैं उनकी पॉलिसीज की वजह से उनके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आ ही रहा है। सर उसके अलावा सर खित्ते के अमन के लिए कितना जरूरी है कि बीजेपी को लगाम दी जाए? मोदी जो है ये इंडिया के लिए खुदकार बम धमाका करने वाला शख्स है। कह ले इंडिया का सेकुलरिज्म तबाह बर्बाद होकर रह गया है, जो उसका नजरिया था सेकुलरिज्म का वो खत्म हो गया है। अब बीजेपी की अपनी कारस्तानियों की वजह से, मार्क माई वर्ड्स, इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया के अंदर इतनी मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने से इसको कोई नहीं बचा सकता। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।